फातिमा ने अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ किया। अब कितना वक्त लगेगा भाई? उसने टैक्सी ड्राइवर से सवाल किया, जो लगातार टैक्सी के नीचे घुसा उसका टायर ठीक करने की कोशिश कर रहा था। बाजी, बस आधा घंटा और इंतजार कर लीजिए। टैक्सी ड्राइवर की बात पर फातिमा की आंखों में आंसू आने लगे। आज उसकी शादी थी और इस वक्त वह दुल्हन के लिबास में बैठी टैक्सी ठीक होने का इंतजार कर रही थी। वह 17 साल की खूबसूरत लड़की थी, जिसके बाप ने उससे पूछे बिना उसकी शादी अपने एक दोस्त से तय कर दी थी। मां का तो अरसा हुआ इंतकाल हो चुका था। सिर्फ बाप ही था जो उसे एक बोझ मानता था। चंद दिनों में ही उसने अपने दोस्त के साथ फातिमा की बात पक्की कर दी थी। बाकी लड़कियों की तरह फातिमा की भी यह ख्वाहिश थी कि वह अपनी शादी पर बेहद हसीन लगे। उसने अब तक अपने होने वाले दूल्हे को भी नहीं देखा था, यहां तक कि उसे तो उसका नाम तक मालूम नहीं था। अब्बा जान, क्या मैं अपनी शादी पर पार्लर से तैयार हो जाऊं? फातिमा ने बाप से इल्तिजा की। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाप मानेगा। आप है आप बारह हम बीस। लेकिन न जाने किस्मत अच्छी थी या बाप को अपनी ज्यादती का एहसास हुआ कि हाथ पर 5,000 रुपए रखते हुए फातिमा के बाप ने उसे पार्लर जाने की इजाजत दे दी। साथ जाने वाला कोई था नहीं, इसीलिए वह खुद ही टैक्सी करके पार्लर चली आई थी। तैयार होने के बाद वह घर जाने के लिए निकली ही थी, लेकिन अब पिछले आधे घंटे से टैक्सी ड्राइवर लगातार टैक्सी को ठीक कर रहा था। भाई जल्दी कर दो, रात होती जा रही है, मेरी बारात आने वाली होगी। फातिमा रो देने के करीब थी। उसे अब डर भी लगने लगा था। यह सुनसान सी सड़क थी, उदीनिता डिस्टर्ब थी, जिसके किनारे टैक्सी खराब हुई थी। दरख्तों की एक कतार लगी हुई थी। उन्हीं दरख्तों के नीचे बेंच पर वह इस वक्त बैठी हुई थी। ड्राइवर अपने काम में मशगूल रहा और तभी फातिमा को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे अचानक ठंड लगने लगी। उसने दाएं बाएं देखा, हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन उसके सिर के ऊपर दरख्त के पत्ते जोर शोर से हिल रहे थे। फातिमा घबराकर उठ खड़ी हुई और तभी उसे धीमी सी खुशबू अपने बराबर से आती महसूस हुई। शायद किसी फूल की खुशबू है। फातिमा ने दाएं बाएं देखा। उसे यूं लगा जैसे कोई उसके ऐन पीछे मौजूद है। फातिमा पलटना चाहती थी कि अचानक टैक्सी ड्राइवर टैक्सी के नीचे से निकलकर झांका। बीबी जी, गाड़ी ठीक हो गई है, आप आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। उसकी आवाज पर फातिमा ने सुकून का सांस लिया और लपक कर गाड़ी में आकर बैठ गई। उसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी ऐसी चलाई कि उसे सीधा घर पहुंचाकर ही दम लिया। बारात आ चुकी थी। चंद मोहल्ले की औरतों ने टैक्सी से निकलते देखकर फातिमा को सहारा दिया और उसे घर के अंदर ले गईं। कुछ ही देर बाद निकाह होने वाला था। मौलवी अंदर आया तो फातिमा को औरतों की सरगोशियां सुनाई दी। फातिमा को क्या पड़ी थी इतनी बड़ी उम्र के आदमी से शादी करने की? इसके तो नसीब ही फूट गए हैं। खुदा ऐसा बाप भी किसी को ना दे। चंद औरतें उसकी पीठ पीछे खड़ी सरगोशियां कर रही थीं। फातिमा का दिल धक से रह गया। अचानक एक लड़की हंसती हुई कमरे में दाखिल हुई। फातिमा, बड़े ख्वाब थे ना तेरे अपनी शादी से जुड़े। ले, अपना दूल्हा तो देख ले। ऐसा हीरो तो हम में से किसी को नहीं मिला। सारी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगीं। फातिमा हक्का बक्का बैठी थी। लड़की ने मोबाइल आगे करके फातिमा को दिखाया, जिसमें वह दूल्हे की तस्वीर खींच कर लाई थी। फातिमा सन्न रह गई। वह कोई लड़का नहीं, बल्कि 50-55 साल का एक मर्द था, जिसके सिर के बाल गायब हो चुके थे, 2 दांत बाहर निकले हुए थे और वह लगातार नाक पर रूमाल रखकर शर्माने की कोशिश कर रहा था। फातिमा की आंखों में आंसू आने लगे। मौलवी साहब अंदर दाखिल हो चुके थे। अब वह इनकार क्या करती। थोड़ी ही देर के बाद उसका निकाह पढ़ाया जाने लगा। फातिमा के बाप ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा। चल बेटी, जल्दी से दस्तखत कर दे। कंपाते हाथों से फातिमा ने दस्तखत किए और उसे रुखसती के लिए उठा दिया गया। दूल्हा का घर ज्यादा दूर नहीं था। जल्दी ही वे सब वहां पहुंच गए। फातिमा को मुख्तलिफ रस्मों से गुजार कर दूल्हे के कमरे में पहुंचाया गया। फातिमा का दिल चाहा कि वह फूट फूट कर रो दे। सस्ते फूलों की लड़ियों से कमरे की सजावट की गई थी। बेड पर बैठी वह कांप रही थी। कमरे में एक अजीब सी बू थी। दीवारों पर चुना किया गया था, जिसमें से आती मिट्टी के तेल की महक फातिमा को मितली सी दिला रही थी। वह कांपते हुए आने वाले लम्हों की कल्पना कर रही थी। जब अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे से आती अजीब सी बदबू खत्म हो गई हो, बल्कि उसकी जगह एक धीमी सी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। फातिमा को अच्छा लगने लगा। उसने दाएं बाएं देखा। कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। एक गहरी खामोशी और सन्नाटा था। फातिमा को बेचैनी सी होने लगी।
वह अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर कमरे में इधर उधर घूमकर उसने कमरे का जायजा लिया। बाहर एक अजीब सा हंगामा मचा हुआ था। दूल्हा और उसके सारे घर वाले ऊंची ऊंची आवाज में हंस रहे थे। फातिमा ने बेहद बेजारी से गर्दन मोड़ी तो बुरी तरह चौंक गई। सफेद बेडशीट के ऊपर एक लाल रंग का ताजा गुलाब रखा हुआ था। फातिमा को अच्छी तरह से पता था कि पहले यह गुलाब वहां नहीं था, बल्कि बेड बिल्कुल खाली था। हिजलाए आरूसी की लड़ियां भी नकली फूलों से बनाई गई थीं। फातिमा अविश्वास के आलम में चलती हुई बेड के पास आई। गुलाब बेहद खूबसूरत था। न चाहते हुए भी फातिमा ने हाथ बढ़ाकर वह गुलाब उठा लिया। गुलाब उठाते ही एक ठंडी सी हवा का झोंका फातिमा के जिस्म से टकराया। वह हिलकर रह गई। उसी पल अचानक बाहर से आती कहों की आवाजें चीख पुकार में बदल गईं। फातिमा घबराकर पलटी। कोई झोर झोर से दरवाजा पीट रहा था। अरे डायन, बाहर निकल। सब्ज कदम, पहले ही दिन आते साथ मेरे बेटे को निगल गई। मनहूस सूरत वाली औरत, आते ही मेरे बेटे को खा लिया। बेहद बूढ़ी सी आवाज में कोई औरत चिल्ला रही थी। साथ में कोई और भी था जो शोर मचा रहा था। जोरदार आवाज के साथ अचानक दरवाजा खुला और कई औरतें अंदर दाखिल हो गईं। फातिमा घबरा कर रह गईं। निकल बाहर, यहां अंदर आराम से बैठी है। तेरे जादू ने मेरे भाई की जान ले ली। एक खतरनाक तेवरों वाली औरत ने आगे बढ़कर फातिमा को बाजू से पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले गई। बाहर का मंजर देखते ही फातिमा के होश उड़ गए। वह आदमी जो उसका दूल्हा था, जिस अंदाज में जमीन पर पड़ा हुआ था, उसकी आंखें ऊपर की तरफ पलटी हुई थीं और मुंह से झाग बह रही थी। हाय मेरा पला पुसा बेटा, न जाने अचानक इसे क्या हो गया, ये क्यों चल बसा। बूढ़ी औरत सीने पर हाथ मार मार कर रो रही थी। सारी औरतें रोने पीटने में मशगूल थीं। निकाल दो बाहर, करो इस लड़की को बाहर। न जाने कैसी मनहूस है, आते ही अपने शौहर को मार डाला। सब लोग शक भरी निगाहों से फातिमा को देखने लगे। फातिमा घबरा गई। नहीं, मैं रात के इस पहर कहां जाऊंगी? मैंने कुछ नहीं किया। उसने घबराकर बोलना चाहा, लेकिन उसकी बड़ी ननद ने आगे बढ़कर उसे बाजू से दबोच लिया। सही कह रही है, यहां से दफा हो जा। तेरे बाप ने तेरे बदले पैसे भी लिए और अपनी मनहूस डायन बेटी हमारे हवाले कर दी। घर का दरवाजा खोलते ही उस औरत ने फातिमा को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। आधी रात के वक्त दुल्हन बनी फातिमा सड़क पर खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब वह कहां जाएगी? उसका तो शौहर ही मर गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। न जाने वह कितनी देर तक रोती रही। फिर आखिरकार उठकर एक तरफ चलने लगी। किसी ने उसे जूता भी नहीं पहनने दिया था। लहंगे को एक तरफ से उठाती तो दूसरी तरफ से जमीन पर घिसटता रहता। सुनसान सड़क पर वह कुछ ही दूर चली थी कि अचानक उसे किसी मोटरसाइकिल की आवाज आई। वह घबरा कर पलटी। मोटरसाइकिल उसके करीब रुक चुकी थी। फातिमा की निगाह पड़ी तो एक पल के लिए वह साकित रह गई। मोटरसाइकिल पर एक लड़का बैठा था। बेहद हसीन लड़का। उसकी स्लेटी आई सरमई आंखों में इतनी कशिश थी कि एक पल के लिए फातिमा को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। कहां जा रही हैं आप? रात के इस पहर अकेली औरत का सफर करना मुनासिब नहीं। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूं। उसने इतनी दिलकश आवाज में कहा कि फातिमा को यह महसूस हुआ जैसे वह किसी जादू के घेरे में आ गई हो। एक पल सोचे बिना ही वह उस लड़के के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ गई। उस लड़के ने भी मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। फातिमा को अजीब सा लग रहा था। हिचकोले खाती हुई मोटरसाइकिल की वजह से उसने लड़के के कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसे ठंड सी लगने लगी थी। हालांकि न तो आसपास हवा चल रही थी और न ही ठंड का मौसम था। काफी देर बाद मोटरसाइकिल रुकी तो वह एकदम चौंक गई। लड़के ने उसके घर के सामने मोटरसाइकिल रोकी थी। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहां रहती हूं? फातिमा ने हैरत से कहा। सरमई आंखों वाले उस लड़के ने चंद लम्हों तक फातिमा को देखा और फिर कहने लगा, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूं। मुझे पता है कि आप अब्दुर्रौफ की बेटी हैं। आज आपकी शादी थी और आपका दूल्हा मर गया है। तो आपको वापस अपने घर ही आना चाहिए था। लड़के की बात पर फातिमा हैरान रह गई। शोर की आवाज सुनकर अंदर से अब्दुर्रौफ भी बाहर आ गया था। उसने जब फातिमा को दुल्हन बने अपने दरवाजे पर देखा तो हैरान रह गया। फातिमा फूट फूट कर रोते हुए बाप से लिपट गई और उसे सारी बात बता दी। बाप के चेहरे पर परेशानी फैल गई। वो फातिमा को लेकर अंदर तो आ गया, लेकिन अगले दिन तक फातिमा पूरे मोहल्ले में मनहूस कदमों वाली लड़की के नाम से मशहूर हो गई थी। जो भी उसे देखता अफसोस से मुंह पर दुपट्टा रख लेता। हाय हाय, हाउ सैड आई। कोई इतना बदनसीब भी हो सकता है? बड़ी ही मनहूस है ये लड़की।
बाप ने सालों उसे पाल पोस कर शादी की थी और ये एक ही रात में वापस आ गई। जो औरतें उसे मिलने आती सब आपस में कानाफूसी करते हुए बस यही बातें दोहराती रहती। फातिमा कमरे में छिपकर आंसू बहाया करती, लेकिन किसी को उस पर रहम नहीं आता था। अब तो अब्दुल रऊफ भी अपनी बेटी से नफरत करने लगा था। कुछ महीनों बाद लोगों की बातों से तंग आकर अब्दुल रऊफ ने एक बार फिर फातिमा के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन कुछ लोग फातिमा को देखने आए। उनका घर दूसरे शहर में था। अब्दुल रऊफ ने किसी रिश्तेदार के जरिए उन्हें बुलाया था। लड़का शरीफ और खूबसूरत लग रहा था। उन्होंने पहली नजर में ही फातिमा को पसंद कर लिया। लड़का तो एक शब्द भी नहीं बोला, सारी बात उसकी मां ही करती रही। शादी की सारी रस्में तय करके वह उठ गईं। 2 दिन बाद उन लोगों को निकाह के लिए आना था। उस शाम फातिमा नहाकर छत पर चली गई। आज उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और उसके दिल का बोझ भी थोड़ा हल्का लग रहा था। वो मुंह डेर के पास खड़ी अपनी ही सोचों में खोई हुई थी कि अचानक उसे एक हल्की सी खुशबू अपने आसपास महसूस होने लगी। फातिमा चौंक कर पीछे हटी। यह खुशबू उसने पहले भी महसूस की थी। उसे यूं लगा जैसे बिल्कुल उसके पीछे कोई खड़ा हो। वो एक झटके से मुड़ी। पीछे एक लड़का खड़ा था, सुनहरी आंखों वाला। उसे देखते ही फातिमा ने पहचान लिया। तुम तो वही हो जो उस रात मुझे मोटरसाइकिल पर बैठाकर अब्बा के घर छोड़ने आए थे। फातिमा ने डरते हुए पूछा, लेकिन तुम हमारी छत पर कैसे आए? उस लड़के ने अपने हाथ की तरफ इशारा किया। यह मेरी बाल है, आपकी छत पर गिर गई थी, वही लेने आया हूं। उस तरफ मेरा घर है। उसने एक दिशा की ओर इशारा किया। फातिमा को थोड़ी तसल्ली हुई। इस तरह किसी के घर नहीं आते। तुम यहां से चले जाओ, फातिमा ने सख्ती से कहा। लेकिन वो लड़का अजीब सी नजरों से फातिमा को देखने लगा। फातिमा बुरी तरह घबरा गई और जल्दी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। नीचे अब्दुल रऊफ अखबार पढ़ रहा था। अब्बा, हमारी छत पर एक अजनबी लड़का है, फातिमा ने कहा। अब्दुल रऊफ गुस्से में छत पर गया और थोड़ी देर बाद वापस नीचे आया। क्या बकवास करती हो फातिमा? हमारी छत पर लड़का कहां से आ गया? हमारी छत के साथ तो किसी की छत भी नहीं लगी हुई। ऊपर कोई नहीं है। तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो। बाप की बात सुनकर फातिमा सन्न रह गई। उसने खुद ऊपर लड़का देखा था और उससे बात भी की थी। वह कांपते हुए अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात होते होते उसे तेज बुखार ने घेर लिया। बुखार इतना बढ़ा कि वह ऊंची ऊंची आवाज में बातें करने लगी। एक दिन बीता, बीता फिर दूसरा दिन, और फिर वो दिन भी आ गया जब फातिमा का निकाह होना था। लेकिन फातिमा का बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब्दुल रऊफ चिंता के मारे घर में चक्कर काटता रहा। नामुराद न अपना घर बसाएगी, न मुझे सुकून से जीने देगी। मुझे पता है ये सब नाटक कर रही है ताकि इसकी शादी न हो। वो ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, जबकि अंदर फातिमा हाल से बेहाल थी। वह उठने की कोशिश करती तो उसका सिर चकराने लगता। चारों ओर उसे ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देने लगता जैसे कमरे में तेज आंधियां चल रही हों। वो फिर चकराकर चारपाई पर गिर जाती। अब्दुल रऊफ कई इंजेक्शन ला चुका था, कई दवाइयां दे चुका था, मगर किसी दवा का कोई असर नहीं हो रहा था। दोपहर का समय हुआ और फातिमा के ससुराल वाले छोटी सी बारात लेकर दरवाजे पर आ पहुंचे। कहाँ है भाई दुल्हन? जल्दी से लेकर आओ, हम मौलवी साथ लाए हैं। निकाह के फौरन बाद हमें अपने शहर के लिए निकलना है, लड़के की मां ने जोर देकर कहा। लड़का आज भी खामोश ही था। अब्दुल रऊफ तो फातिमा से पहले ही तंग आ चुका था। उसने उसे बुखार की हालत में ही लाकर उनके सामने बिठा दिया। फातिमा की होने वाली सास हक्की बक्की रह गई। हे भगवान, ये लड़की तो बीमार लग रही है। फिर उसने कहा, चलिए कोई बात नहीं, मैंने भी आपसे यह बात छुपाई थी कि मेरा बेटा गूंगा है, जैसे तैसे इनका गुजारा हो ही जाएगा। चलिए मौलवी साहब, निकाह पढ़ाइए, उस औरत ने मौलवी से कहा। लड़के ने दस्तखत किए और फिर अब्दुल रऊफ ने फातिमा का हाथ पकड़कर उससे भी दस्तखत करवा दिए। निकाह हो गया तो उन लोगों ने जल्दी से फातिमा को गाड़ी में बिठा लिया। अब्दुल रऊफ ने राहत की सांस ली। शुक्र है, लेकिन फातिमा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वह आधी बेहोशी की हालत में थी, बस ऊंचे नीचे रास्तों पर चलती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। सारे यात्री झपकी ले रहे थे। एक पहाड़ी मोड़ पर मुड़ते हुए बस का ड्राइवर बुरी तरह से चौंक गया। सामने से काले रंग की चीलों और कौवों का एक झुंड बस की तरफ उड़ता आ रहा था। ड्राइवर के गले से चीख निकल गई, मगर बस को संभालते संभालते भी चीलों और कौवों ने बस पर हमला कर दिया।
वे शीशे तोड़कर अंदर घुस आए और यात्रियों को चोंचे मारने लगे। खासकर उन्होंने दूल्हा और दूल्हे की मां की ऐसी हालत कर दी कि उनके चेहरे लहूलुहान हो गए। दूल्हे की मां की दर्दनाक चीखें पूरी बस में गूंजने लगीं। दूल्हा भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, मगर चीलें और कौवे उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। फातिमा का बुखार अचानक से गायब हो गया था और वह बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में हैरानी से यह सब कुछ होता हुआ देख रही थी। दूल्हा ठीक उसके बराबर में बैठा था। अचानक ही फातिमा चौंक उठी। जिस चील ने उस दूल्हे पर हमला कर रखा था, उसकी आंखें सुनहरे रंग की थीं। फातिमा एकदम स्तब्ध रह गई। चील ने पलटकर फातिमा की ओर देखा और अगले ही पल खुली खिड़की से बाहर से बाहर उड़ गई। दूल्हा मर चुका था। पूरी बस में डर का माहौल बन गया था। ड्राइवर भी निकलकर दूर भाग खड़ा हुआ था। चीलें और कौवे जहां से आए थे वहीं फिजा में गायब हो गए। फातिमा की हालत खराब हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। पहला पति भी चल बसा और अब दूसरा पति भी चीलों और कौवों ने मार डाला था। ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं थी। अरे, ये तो वही लड़की है जिसका पहला पति दिल का दौरा पड़ने से मर गया था और आज ही इसकी दूसरी शादी हुई थी। बस में बैठे यात्रियों में से एक औरत चिल्लाकर बोली। वह औरत अब्दुल रऊफ के मोहल्ले की ही थी। उसके यह कहने की देर थी कि सब लोग फातिमा को शक की नजरों से देखने लगे, जैसे उसे कुष्ठ रोग हो। फातिमा घबरा गई। नहीं नहीं, मेरा यकीन करो, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन सब लोग उससे दूरी बनाने लगे। ये तो कोई गैर इंसानी जीव लगती है। इसकी आंखों को देखो, कैसे प्यासी लग रही हैं। ये तो कोई डायन है। औरतों की आवाजें फातिमा के कानों में पड़ रही थीं। उसका दिल किया कि वो कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगे। सभी लोग बस से नीचे उतर गए थे। सिर्फ फातिमा ही थी जो बस के अंदर मौजूद थी। बस ड्राइवर ने दोबारा बस चलाने की कोशिश की, लेकिन यात्रियों का जोर था कि जब तक फातिमा को बस से नहीं उतारा जाएगा, वो बस से मिशा वहां बहुत ही अपाया था, वो बस में नहीं बैठेंगे। दूल्हे की मां का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसके साथ आए रिश्तेदारों ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाल रखा था। कुछ लोगों ने पुलिस को भी फोन कर दिया था। बस ड्राइवर तंग आकर फातिमा के पास आया। चलो बीबी, बस से नीचे उतर जाओ। खुद मुझे भी तुम्हारी मौजूदगी से डर लग रहा है। आज तक ऐसा वाकया ना देखा ना सुना। मैं तुम्हें अब अपनी बस में नहीं बैठा सकता। चलो नीचे उतरो। उसने फातिमा को बाजू से पकड़कर बस से नीचे उतार दिया। सारे यात्री बस में बैठ गए तो ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। अकेली फातिमा ही सड़क पर खड़ी आंसू बहा रही थी। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ दूसरी बार उसके साथ हुआ है। शाम की परछाइयां ढलने लगी थीं। रात की कालिमा थोड़ी ही देर में चारों ओर फैलने वाली थी। फातिमा को डर सा महसूस होने लगा। इस अधपक्की सड़क पर गाड़ियां सनसनाती हुई उसके पास से गुजर रही थीं। किसी ने भी फातिमा को लिफ्ट देने की कोशिश नहीं की। फातिमा ने हाथ उठाकर कई गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, मगर कोई नहीं रुका। लंबी सड़क पर उसे दूर एक ढाबा सा नजर आने लगा था। जब चारों ओर अंधेरा पूरी तरह छा चुका था, फातिमा उस ढाबे के पास पहुंच गई। एक पीली सी बल्ब उस ढाबे में टंगी हुई थी और रोशनी फैला रही थी। फातिमा को बहुत तेज प्यास महसूस हो रही थी। उसने ढाबे में झांका। चूल्हे के पास एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ था। वो चूल्हे पर कुछ पका रहा था। भाई, क्या मुझे पानी मिलेगा? फातिमा ने आवाज लगाई तो वो लड़का उसकी ओर पलटा। उसे देखते ही फातिमा स्तब्ध रह गई। उस लड़के की आंखें भी सुनहरी थीं, लेकिन फातिमा ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। मुझे पानी चाहिए। प्यास की तीव्रता से वह बेचैन थी। लड़के ने सिर हिलाया और पलटकर चला गया। थोड़ी ही देर में वह एक गिलास में पानी लेकर आया। फातिमा ने वह गिलास मुंह से लगाया और एक ही सांस में पूरा खाली कर दिया। पानी का स्वाद इतना मीठा और तरोताजा करने वाला था कि फातिमा ने एक और गिलास मांग लिया। लड़का एक और गिलास पानी लाया। फातिमा ने वो भी पी लिया। क्या आपको कुछ खाने को चाहिए? हमारे ढाबे पर वो सब कुछ है जो आपको पसंद आएगा, लड़के ने अत्यंत शिष्टता से कहा। फातिमा को बहुत भूख लगी थी। उसने जैसे अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। ढाबे पर रखे एक तख्त पर बैठ गई। जो भी पका है वो ले आओ, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं, फातिमा ने बेचारगी से कहा। लड़का बिना कुछ बोले सिर हिलाकर अंदर चला गया। कुछ ही देर में वह एक शानदार ट्रे में खाना सजाकर फातिमा के सामने लाया। उसमें बकरे का भुना हुआ गोश्त और साथ में बहुत ही नरम रोटियां थीं। खाना देखते ही फातिमा की भूख और तेज हो गई। वह जल्दी जल्दी बड़े बड़े निवाले लेकर खाने लगी। खाते खाते उसे याद ही नहीं रहा कि कब उसका दुपट्टा सिर से खिसक गया
और उसके काले चमकते बाल नजर आने लगे। खाना बहुत स्वादिष्ट है, आपका बहुत शुक्रिया। खाते खाते फातिमा ने सिर उठाया तो अचानक ठिठक गई। वो लड़का उसके बिल्कुल पास बैठा था और उसकी निगाहें फातिमा के काले बालों पर जमी हुई थीं। फातिमा घबराकर तुरंत दुपट्टा सिर पर ठीक किया और खड़ी हो गई। अब मुझे चलना चाहिए, मेरा सफर बहुत लंबा है। उसके पूछने पर लड़का भी खड़ा हो गया। आप इतना लंबा सफर अकेले नहीं कर सकती। अगर आप मुझे अपने मोहल्ले का नाम बता दें तो आवाज आपको वहां तक छोड़ दूंगा। इसे मेरी तरफ से मदद समझिए, लड़के ने कहा। फातिमा का मन तो नहीं कर रहा था कि किसी अजनबी पर भरोसा करे, लेकिन मदद मांगने के सिवा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। उसे तो अपने घर का रास्ता भी ठीक से मालूम नहीं था। आंखों में आंसू लिए उसने लड़के को सब कुछ बता दिया कि उसके साथ क्या हुआ था। आप मुझे अपने मोहल्ले का नाम बताइए, लड़के ने पूछा। फातिमा ने मोहल्ले का नाम बता दिया। आप चिंता मत करें, मैं उस मोहल्ले को जानता हूं। वहां मेरे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा, लड़के ने कहा और मुड़कर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने ढाबे के पीछे खड़ा एक पुराना सा रिक्शा निकाला और उसमें बैठकर उसे स्टार्ट करने लगा। रिक्शा स्टार्ट हो गया तो उसने फातिमा को बैठने के लिए कहा। मन नहीं था, फिर भी फातिमा पीछे बैठ गई। रिक्शा भले ही पुराना था लेकिन उसकी रफ्तार अच्छी थी। लड़का तेजी से रिक्शा चलाने लगा। हल्की हल्की सी खुशबू फातिमा को अपने आसपास महसूस हो रही थी। कई घंटों की थकावट और सफर की वजह से फातिमा को अब नींद आने लगी थी। रिक्शे के पिछले हिस्से से टेक लगाकर वह थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गई। रिक्शे को एक झटका लगा तो फातिमा की आंख खुली। सामने ही अब्दुल रऊफ का घर नजर आ रहा था। दरवाजा खुला था। फातिमा को हैरानी हुई कि इतनी रात गए अब्बा ने दरवाजा क्यों खोल रखा है। वह जल्दी से उतरकर घर में दाखिल हुई। अच्छा वाला भाई खड़ा गहरी नजरों से उसका जायजा ले रहा था। फातिमा ने अंदर दाखिल होकर बेचैन नजरों से इधर उधर देखा। अब्बाजान कहाँ हैं आप? उसने आवाज भी लगाई। तभी उसे अंदर से अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दबे हुए गले से बोल रहा हो। फातिमा लपक कर अंदर गई तो जाने का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका बाप जमीन पर पड़ा था। उसका दायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो चुका था और मुंह इतना टेढ़ा हो गया था कि वह बोल भी नहीं सकता था। फातिमा घबराकर बाप के पास गई। उसकी हालत बहुत खराब थी। कुछ ही देर पहले उसे लकवे का अटैक आया था। फातिमा उल्टे कदमों बाहर दौड़ी। बाहर वही रिक्शा वाला लड़का अभी तक खड़ा था। फातिमा ने उससे कहा, भाई, मैंने तुम्हारे पिछले पैसे अभी तक नहीं दिए, मगर मेहरबानी करो, मेरे अब्बा को अस्पताल ले चलो। लड़के ने सिर हिला दिया तो फातिमा अब्बा को उस रिक्शे में डालकर नजदीकी सरकारी अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, लेकिन साफ कह दिया कि लकवे का उनके पास कोई इलाज नहीं है। अब्दुल रऊफ की हालत में कोई सुधार नहीं आएगा। सुबह तक उन्होंने अब्दुल रऊफ को छुट्टी दे दी। उसी मुड़े हुए हाथ और चेहरे के साथ फातिमा अब्दुल रऊफ को घर ले आई। रिक्शे से उसे उतारकर अंदर लाने में बहुत मुश्किल हुई। ऐसे में वही रिक्शे वाला काम आया। उसने अब्दुल रऊफ को सहारा दिया और उसे उठाकर घर के अंदर ले आया। फातिमा का बाप फटी फटी निगाहों से उस लड़के को देख रहा था। रिक्शे वाले ने अब्दुल रऊफ को एहतियात से चारपाई पर लिटाया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद की और अपना किराया भी नहीं लिया। वो बश नहीं आड़ी क्या रही थी। फातिमा ने कृतज्ञता से रिक्शे वाले की तरफ देखा तो उसने सिर झुका दिया। आपकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ दिन यहां रुक सकता हूं। आपके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें उठाने बिठाने और बाथरूम तक ले जाने के लिए किसी मर्द की जरूरत होगी। मैं देख रहा हूं कि घर में कोई और मर्द नहीं है। सेवा भाव से मैं ये काम आसानी से कर सकता हूं। लड़के की बात पर फातिमा हैरान रह गई, मगर हकीकत थी कि इस वक्त उसे कुछ और समझ में नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से इस बात में सिर हिला दिया। फातिमा उसके पास आकर बैठ गई। उसने धीरे धीरे शब्दों में वो सारा वाकया उसे कह सुनाया। अब्दुल रऊफ की आंखों से आंसू बहने लगे। फातिमा भी फूट फूट कर रो रही थी। रिक्शे वाला कहीं से खाना ले आया था। वो खाना उसने फातिमा और अब्दुल रऊफ के सामने रखा। मैंने तो तुम्हारे ढाबे पर खाना खा लिया था। फातिमा ने उसे याद दिलाया तो वह चुप हो गया। जैसे तैसे करके फातिमा ने अब्दुल रऊफ को कुछ निवाले खिलाए, मगर फालिज लकवे की वजह से उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। रिक्शे वाले ने नजर न लगने वाले अंदाज में फातिमा की मदद करना शुरू कर दिया। फातिमा को तो यूं लगने लगा जैसे खुदा ने उसकी सुन ली हो। रिक्शे वाला जी जान से अब्दुल रऊफ की सेवा करता। फातिमा को भी जो जरूरत होती वो सारा सामान बाहर से ले आता। धीरे धीरे वो उनके घर का ही एक सदस्य बन गया था।
उसके होते फातिमा को एक अनजानी सी खुशी महसूस होती। दिन गुजरते रहे। पूरे मोहल्ले वालों ने अब्दुर्रऊफ के घर आना जाना छोड़ दिया। सबको फातिमा से एक अजीब सा डर महसूस होता। और अब तो फातिमा ने भी अपनी किस्मत को कबूल कर लिया था। इतनी खूबसूरती और कम उम्र के बावजूद उसे लोगों से जो नफरत मिली थी, उसके बाद उसने शादी का ख्याल ही दिल से निकाल दिया था। दिन गुजरते गए। अब्दुर्रऊफ ठीक होने के बजाय और बीमार होता चला गया। आखिर एक दिन उसका इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल पर फातिमा फूट फूट कर रो दी। उसका इकलौता सहारा भी दुनिया से चला गया था। न जाने क्या बात थी, जिस दिन अब्दुर्रऊफ का इंतकाल हुआ, उस रिक्शे वाले का कोई आता पता नहीं था। फातिमा भी अपने सदमे से निढाल थी। जब उसे थोड़ी होश आई तो उसने देखा कि वह रिक्शे वाला मुंह डेर के पास बैठा उसे ही देख रहा था। अब तुम अकेली रहकर क्या करोगी? मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं भी इस दुनिया में तन्हा हूं। रिक्शे वाले ने फातिमा को प्रस्ताव दिया। पहले तो वह बेहद हैरान हुई, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी न था। उसने खामोशी से हामी भर ली। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, वो आज शाम को आएंगे और हमारा निकाह हो जाएगा। रिक्शे वाला घर से चला गया। जब शाम को वह आया तो बेहद लंबा और खामोश लग रहा था। क्या कोई औरत नहीं आई? फातिमा ने घबराकर पूछा, मगर उस रिक्शे वाले ने इनकार में सिर हिला दिया। उसने अपना नाम शमरीज बताया। जब निकाह हो गया तो रिक्शे वाला किसी काम से बाहर निकल गया। फातिमा धड़कते दिल के साथ अपने कमरे में बैठी थी। आज पहली बार उसे अपनी शादी की खुशी महसूस हो रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे उसे मतली हो रही है। वह बिस्तर से उठी और अंदर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह बाथरूम से बाहर निकली तो उसे एक जोरदार झटका लगा। बिस्तर पर एक नौजवान गिरा पड़ा था। उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो शमरीज ने पहने थे। फातिमा लपक कर आगे आई, लेकिन वह नौजवान औंधे मुंह पड़ा था। फातिमा ने उसे सीधा किया और उसके होठों से एक चीख निकल गई। वह शमरीज ही था। फातिमा चीख चीख कर रोने लगी। एक बार फिर उसका सुहाग उजड़ चुका था। उसका जी चाहा कि वह खुद को खत्म कर ले, और शायद वह ऐसा ही कर भी लेती कि वारसी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। मेरी बात सुनो फातिमा। आवाज इतनी ठंडी और पत्थर सी थी कि फातिमा झटके से मुड़ी। पीछे एक लड़का खड़ा था, सुनहरी आंखों वाला लड़का। फातिमा ने उसे देखते ही पहचान लिया। यह वही लड़का था जो उसे छत पर मिला था और जिसने मोटरसाइकिल पर अब्दुर्रऊफ के घर छोड़ा था। कौन हो तुम और यहां कैसे आए? फातिमा घबराकर बोली। मेरा नाम शमरीज है। मैं कोई इंसान नहीं बल्कि जिनजादा हूं। जिस रात तुम्हारी पहली शादी थी, तुम दुल्हन बनी टैक्सी के इंतजार में पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी मैंने तुम्हें पहली बार देखा और तुम पर आशिक हो गया। मैंने ही तुम्हारे पहले शौहर को मारा था और मैंने ही तुम्हारे दूसरे शौहर पर अपने खानदान समेत हमला किया था। मैं चाहता था कि तुम्हारी शादी मेरे अलावा किसी और से न हो, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। फिर मैं एक इंसानी शरीर के अंदर दाखिल हो गया। यह लड़का जो तुम्हें ढाबे पर मिला था, इसे तो यह तक नहीं पता कि पिछले 2 महीनों से यह यहां क्यों रह रहा है। यह सब कुछ मैंने किया, लेकिन आज जब मेरा तुमसे निकाह हुआ तो मुझे यकीन हो गया कि मैं और तुम साथ नहीं रह सकते। किसी इंसान और जिन का मेल संभव नहीं है। मुझे अपने हर किए पर अफसोस है। मैं यहां से जाना चाहता हूं। शमरेज की बात पर फातिमा का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। उसने एक नजर उस लड़के को देखा जो धीरे धीरे होश में आ रहा था। मैंने इस लड़के के दिमाग में यह बात डाल दी है कि यह तुम्हारा शौहर है और तुम्हारे घर में ही रहेगा। अब तुम्हें जिंदगी भर कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकूंगा। शमरेज की आंखों में नमी तैरने लगी। फातिमा ने हैरानी से उसे देखा, जो उसके सामने खड़ा खड़ा अचानक धुएं में तब्दील होकर हवा में गायब हो गया। फातिमा को एक जोरदार झटका लगा। बिस्तर पर लेटा हुआ लड़का उठकर हैरानी से इधर उधर देखने लगा। अरे, तुम तो मेरी दुल्हन हो। आज ही तो हमारा निकाह हुआ है। उसने फातिमा का हाथ पकड़कर उसे अपने बराबर में बिठा लिया। न चाहते हुए भी फातिमा ने एक गहरी सांस ली और अपनी जिंदगी को कबूल कर लिया। उसके साथ बैठा हुआ शमरेज, जो अब एक इंसान था, उसका शौहर था, लेकिन जो शमरेज उससे सच्चा प्यार करता था, वह अब अपनी असली दुनिया में लौट चुका था।